दोस्तों, सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 9 अगस्त 15 अगस्त की तुलना में ज़्यादा अहम है। ऐसा क्यों है, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर इस वीडियो में कई रहस्य सामने रखे गए हैं, वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। 15 अगस्त पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में देश में कम होती गरीबी के आंकड़ों का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि हम 2014 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे, जबकि आज हम 5वें नंबर पर पहुँच चुके हैं। भले ही दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का दावा करने लगे, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत दुनिया के गरीब मुल्कों की श्रेणी में आता है। हाल यह है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय अंगोला जैसे गरीब तरीन देश से भी कम है। दुनिया के 197 देशों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 142वें स्थान पर पड़ा हुआ है और इसकी असल वजह नागरिकों के बीच आर्थिक असंतुलन है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 10% आबादी का देश की 77% संपत्ति पर कब्जा है, जिनमें ज्यादातर कॉर्पोरेट घराने आते हैं, और देश की 90% जनता के पास सिर्फ 23% संपत्ति बची है, जिसको लगातार हड़पने का खेल जारी है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में आर्थिक असमानता की खाई कितनी गहरी हो चुकी है और ये देश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, आज का भारत आंदोलनकारियों का भारत नहीं, बल्कि अंग्रेज साम्राज्यवादियों और पूंजीवादियों के समर्थकों का भारत है। किसान, नौजवान व मजदूर विरोधी माहौल है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है, जबकि बड़ी बड़ी योजनाओं का बखान और विज्ञापन सरकारों द्वारा किया जाता रहा है। धरातल पर हकीकत कुछ और है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि और छोटे व्यापारी और मध्यम व्यवसाय से जुड़े लोग सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं कर रहे हैं देश में। उम्मीद थी कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से भला होगा, लेकिन संकट और गहराता चला जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषित वातावरण के लिए देश भर में बढ़ते अनियोजित शहरीकरण और औद्योगिकरण की बहुत बड़ी भूमिका है, जबकि बेमौसम बारिश, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं के कारण गांव समाज को इसका सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। कॉरपोरेट घराने सरकार के सहयोग से इस आपदा को भी अवसर में बदलते हुए किसान को नए बीज के नाम पर ठगने का काम करते नजर आते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी GMS नाम के इस बीज से देश और दुनिया के किसानों को गुलाम बनाना मकसद है। किसानों के अलावा पूरी दुनिया के आम नागरिकों को भी इंटरनेट के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर जकड़ लिया गया है, गुलाम बना लिया गया है, और इसके लिए पूरी दुनिया में कॉरपोरेट घरानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। जब देश और दुनिया कोरोना काल में तबाही और बर्बादी के भयानक दौर से गुजर रही थी, ऐसे में भी कॉरपोरेट घरानों का आर्थिक ग्राफ बुलंदियों के रिकॉर्ड बना रहा था। 200 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदने वालों ने टमाटर तो 250 रुपये किलो तक पहुंचा दिया है, मगर आपने सच्चे नागरिक की क्या जिम्मेदारी निभाई है, ये आपको बताना होगा। इसी के लिए 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट की पूर्व संध्या पर इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में 2 दर्जन से ज़्यादा गांधीवादी, समाजवादी और लोहियावादी संस्थाओं ने सामूहिक तौर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें 100 से ज़्यादा संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और इस कार्यक्रम की खास बात ये थी कि महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी भट्टाचार्य जी और सरदार भगत सिंह के भांजे सरदार जगमोहन सिंह इसमें शरीक थे। चलिए हम आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम की झलकियां। सम्मानित मंच और देश के विभिन्न राज्यों से आए सभी सामाजिक कार्यकर्ता, किसान नेता और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूं और माता शक्ति को नमन करता हूं। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो उस पे मैं सबसे पहली चीज तो सरदार जगमोहन सिंह जी ने कही, मैं उन्हीं से शुरुआत करता हूं कि अब भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ एक शब्द बदलने की जरूरत है कि कॉर्पोरेट की बात करने की। इंपीरियलिज्म पर ब्रिटिश राज में चल रहा था, अब वो एक नियो इंपीरियलिज्म की दिशा ले चुका और उसमें जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं वो कॉर्पोरेट ही निभा रहे हैं। हम कई प्रकार की ऐसी घटनाएं देख रहे हैं, विशेष तौर पर जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद कदम कदम पर ऐसी नीतियां अपनाई गई कि लगातार आम जनता के ऊपर और विशेष रूप से गांव के ऊपर कॉर्पोरेट हावी होता गया है। हम गांव शब्द बोलते हैं, उसमें किसान भी है, मजदूर भी है, और गांव से सटे हुए कस्बों में जो छोटे दुकानदार काम कर रहे हैं उनको भी हमें शामिल करने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान के अंदर जो कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से जो खुदरा व्यापार, इसको रिटेल ट्रेड भी बोला जाता है, वो लगातार उसका अधिग्रहण किया जा रहा है। जिस तरीके से किसान की जमीन का अधिग्रहण होता है, उसी तरह छोटे व्यापारियों के व्यापार का अधिग्रहण होता है।
आप सबसे एक सवाल आपके बीच छोड़ रहा हूं कि 2019 के बाद से जब कोरोना का दौर आया 2020 में भी, कि उसके समय पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बंद हो जाती है, तो कॉर्पोरेट घरानों को ऐसा कौन सा विजनरी नोट मिल जाता है कि देश के अंदर एकदम से कोल्ड स्टोरेज हाउस खुलने लगते हैं, लॉजिस्टिक पार्क खुलने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से एक नीतिगत काम इनके लिए किया जा रहा था, चाहे वो नोटबंदी का विषय हो, चाहे वो जीएसटी का विषय हो। उसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि गांव के मुद्दे पर रहना जरूरी है। विशेष तौर पर जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और उसमें भी विशेष जब किसान पर जोर दिया जाता है, तो बहुत से लोग ये सुझाव देते हैं कि गांव में एफपीओज को बनाया जाना चाहिए। 2 साल पहले फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक टेंडर निकाला। उस टेंडर में उन्होंने कहा कि हम देश भर में 66 साइलोज बनाएंगे और उनको अलग अलग 3 जोन में बांट दिया गया। जब उनको 3 जोन में बांटा तो उनको इस प्रकार से बांटा गया कि एक जोन के अंदर 7 स्टेट्स को कवर कर लिया गया। तो आप सब मुझसे अनुभवी हैं और बेहतर जानते हैं कि कौन से किसान की आज की डेट में ये स्थिति है कि वो एक टेंडर में जब फिल करता है तो उसको 7 स्टेट में साइलोज बना सके। क्या गांव के अंदर आज आर्थिक मजबूती इतनी है कि वो 7 स्टेट के अंदर एक इतना बड़ा पैसा निवेश कर सके? और कॉर्पोरेट जो है वो लगातार हर विपदा को अवसर के रूप में बदलना चाहता है। हम देख रहे हैं दिल्ली से भी बहुत सारे लोग आए हैं, हरियाणा से भी कुछ लोग हैं। उन्होंने देखा होगा कि यमुना का जल स्तर बढ़ा, दिल्ली में भी बाढ़ आई, हरियाणा में भी बाढ़ आई। हरियाणा में 5 लाख एकड़ जमीन फसल किसानों की खराब हो गई बाढ़ के कारण। हमारे बीच रणबीर जी बैठे हैं जो लगातार किसान नेताओं के माध्यम से गांव में संपर्क करते हैं, उनका भी एक ऐसा ही अनुभव आया। हमने भी कुछ अपने साथियों से जमीन पर देखकर बात की, उनका भी ऐसा ही अनुभव आया। अब सवाल ये उठता है कि जो ये जलवायु परिवर्तन का पूरी एक नीति बनाई जाती है कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा, जिसमें अमेरिका जैसे देश भी इन्वॉल्व है, और क्लाइमेट चेंज के नाम पर और व्यापार बढ़ाने के नाम पर अब अमेरिका एक नए तरीके का व्यापार एग्रीमेंट भी लेके आ रहा है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसका सीधा प्रभाव भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत सरकार उस पर ट्रेड पिलर को भी साइन करने जा रही है। और जो जलवायु परिवर्तन के नाम पर काम हो रहा है, ये बाढ़ आने का कारण बहुत से लोग कहते हैं कि ये बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। मैं इससे व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं होता हूं। ये कॉर्पोरेट आपदा है, क्योंकि जो पहाड़ों के अंदर साइंटिफिक तरीके से रोडों को चौड़ा किया जाना था पहाड़ काटकर, वो नीतियां नहीं फॉलो की गई, जो जुरिडिक्शंस उनको दिए गए थे, जो दिशा निर्देश उनको दिए गए थे। और उन्हीं कॉर्पोरेट घरानों को अगर फिर से सड़कें चौड़ी करने का हम ठेका दे देते हैं, उनके बिल पास हो जाते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार आम जनता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, क्या उनकी जवाबदेही होगी, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। आप सभी जानते हैं वर्तमान में नूह के अंदर क्या हुआ। उसमें 3-4 प्रकार की घटनाएं हुई। क्योंकि आज का विषय सांप्रदायिक सद्भाव भी है, तो मैं उस पर एक इतना सा सबसे कहना चाहता हूं कि नूह जैसी घटनाएं जिस तरीके से हो रही है, इस पर हम सब जिम्मेदार आदमियों की एक जिम्मेदारी बनती है कि इन सारे मुद्दों पर किसी भी तरीके की राजनीतिक रोटियां हम किसी भी राजनीतिक दल को ना सेक लें। 4 लाइनों के माध्यम से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को नमन करना कि उठे हैं तूफान बहुत से, कि उठे हैं तूफान बहुत से, उन तूफानों पर मर मिटना हमें आता है। ये धरती है उन वीर जवानों की जिन्हें मरकर जीना आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये लोग सत्ता में बढ़ने के 9 साल हो गया। ये देखो, 1 रुपया बाहर से हमारा देश में अभी तक नहीं आया। हम इतना समझने का, मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलता है। ये कालाधन का व्यवस्था, ये व्यवस्था है, डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है, कुछ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। ये सारा का व्यवस्था कॉर्पोरेट लोगों के लिए बन किया व्यवस्था है। ये व्यवस्था के कारण, ये कालाधन के कारण अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आता है। कालाधन के कारण कॉर्पोरेटों का सबसे बड़ा छोटा कॉर्पोरेट
25 साल में बड़ा कॉर्पोरेट, दुनिया से सबसे बड़ा कॉर्पोरेट बनता है। ये हम कुछ जिलों में काम करते हैं, गाँव में। हम गाँव में पले बड़े, शहर में आए, पढ़ाई की, लेकिन जो अनुभव ये किया कि हम गांव से सीधा पलायन शहर में करते हैं और शहर में फिक्स हो जाते हैं। समस्या गांव की ये है, हम चर्चा करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं कि गांव में हमारे बहुत संसाधन बेकार जाते हैं और शहर में हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो हमने एक प्लान बनाया है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर, जो गाँव का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हम देखते हैं हमारा गाँव में एक घर होता है, एक घेर होता है, फिर जंगल होता है। हमारे लिए सड़क चीजें घर के लिए भी, घेर के लिए भी और जंगल के लिए भी। अभी घर घर गैस पहुंच गई है और सिलेंडर 400 का 1150 हो गया है, वो उसे अवेल नहीं कर पा रहा है। तो हमने ये कहा है कि इसको सब बदल दो और जहां उसका खेत है वहीं उसका घर हो, वहीं उसका घेर हो। उससे होगा क्या कि सबसे पहले उसके जो पशु होंगे, जो उसका गोबर होगा, उससे वो गैस बनाएगा और अपनी गोबर गैस से अपना खाना बनाएगा। अभी जितनी भी गोबर गैस लगी वो सब डिफर में पड़ी है, क्योंकि गोबर दूर है और गैस की जो उपलब्धता है, जरूरत है, वो अलग है। तो गोबर गैस चल के नहीं आ सकती। IIT में हमने खूब देखा, सिलेंडराइज करो, वो व्यावहारिक नहीं है। जहां आपका गोबर है वहीं आपकी गैस की खपत होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो आपकी सैलरी निकलेगी वो खेतों में पहुंच जाएगी। अभी शहरों में हम देखते हैं कि गोबर नाले में बहाया जा रहा है और गाँव के खेतों में यूरिया डाल रहे हैं, तो खेती भी खराब हो रही है और पानी का दोहन हो रहा है। तो एक तो बात आई कि हमारा जो गोबर है उसका सदुपयोग हो, हमें अच्छा खाद मिलेगा और अच्छी हमें गैस मिलेगी। दूसरा, जो पशुपालन है उसको हम बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि हम सब लोग वही खेत पर रहेंगे। 5-5 बीघा, 2-2 बीघा, 10-10 बीघा हमारी खेती बची है, तो बहुत सारा खर्चा हमारा कम इसलिए हो जाएगा, हम काम करने में हमें सुलभता रहेगी। सम्मानित मंच, मेरे क्रांतिवीरों, काफी कुछ आज कहा जा चुका है। हालांकि आज का विषय न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, फिर भी एक जो बात चली है, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने दिया था। अंग्रेजों को लगा 1947 में इस देश को हम छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अंग्रेजों को ये लगा कि अब इस देश को हम अपने देश से बैठ करके मैनेज कर सकते हैं, अपने बंदों को यहां बैठा करके इस देश को चला सकते हैं, इसलिए वो यहां से चलेंगे। हमको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, हमको लगता है कि देश के राष्ट्रपति जी हमारे हैं, हमको लगता है कि हमने लोकसभा मेंबर्स चुन के भेजे हैं, ये सब कुछ हमें लगता है कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। सभी नीतियां कहीं और से बन के आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, सभी लोग एक रबर स्टंप की तरह काम करते हो। जैसा वो कहते हैं, जहां से निर्देश आता है, एक प्रकार का आदेश मान करके उसको फॉलो किया जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। लॉकडाउन, देश के अंदर लॉकडाउन लगा, उस समय लोगों से हमने बात की, उस समय काफी लोगों को लगा कि भी लॉकडाउन जरूरी है, परंतु आज जब लगता है हम बात करते हैं तो आज लोग कहते हैं नहीं, आप लोग ठीक कह रहे थे, लॉकडाउन की इस देश के अंदर कोई आवश्यकता नहीं थी। बात करते हैं वैक्सीन की, इस देश में वैक्सीन से 3 करोड़ लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी मानव त्रासदी हुई है। लेकिन उस समय बात करते हैं, उसमें हमने विरोध किया, लोगों को समझाया, तो कुछ बोले नहीं जरूरी है, तो कुछ ने 1 डोज ली, फिर बात समझ में आई, कुछ ने उसके बाद बंद कर दिया, कुछ को बूस्टर के बाद में ये बात समझ में आई। तो सभी तरह की योजना जो हमारे देश के अंदर चल रही है, ये कुछ विकसित ताकतें हैं, वो ताकतें हमारे देश को बाहर से नियंत्रित करती है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता होगी। अभी बात हुई क्लाइमेट चेंज की, यहाँ पर एक शख्स ने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करा, GMO के बारे में बताया। जो सीड्स की बात चल रही है, हमारे सभी सीड्स जो है धीरे धीरे करके जो नेचुरल सीड्स है वो समाप्त किए जा रहे हैं। उसकी जगह आर्टिफिशियल सीड्स, GMO होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आपको दिए जा रहे हैं, उनका एक बार ही उत्पादन होता है, अगली बार फिर आपको उस व्यक्ति से, उस व्यापारी से, उस दुकानदार से, उस कॉर्पोरेट से या जो वैश्विक ताकतें हैं वहां से आपको दोबारा फिर परचेज करना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें आपको लगता है कि हमारे देश के कुछ कॉर्पोरेट घराने शामिल है, परंतु वास्तव में हमारे देश के जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो भी
उस तंत्र के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं। अगर उस तंत्र के अंतर्गत वो काम करना बंद कर देंगे तो उनका भी कॉर्पोरेट हाउस काम करना बंद कर देगा। तो मुख्य रूप से जो हमारी लड़ाई है, हमें लगता है कि हमारे देश के अंदर विभिन्न लोगों के बीच में एक लड़ाई को छेड़ा जा रहा है तरह तरह से। कॉर्पोरेट वर्सेस गरीब भी एक लड़ाई है। हमें नहीं पता कि असली बंदा कौन है। यहाँ पर तरह तरह की जातिगत समस्याओं को पैदा करके लड़ाया जाता है, धार्मिक समस्याओं को पैदा करके लड़ाया जाता है, परंतु वास्तविक रूप से जो व्यक्ति है, जो बैठे हुए ताकत, वो कोई और है। वो हमको अलग अलग संप्रदाय में बांट के, अलग अलग जाति में बांट करके वो ही इस प्रकार के कानून व्यवस्था लागू करता है, जहां पर हम जाकर के आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, अपनी समस्याओं के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। हम कहेंगे जी कॉर्पोरेट दोषी है, कॉर्पोरेट कहेगा जी किसान दोषी है, किसान कहेगा जी ये जाति वाला दोषी, वो कहेगा जी वो जाति वाला दोषी है। इस तथ्य को हमें समझने की आवश्यकता है। ये देश अंग्रेजों का गुलाम था और आज भी गुलाम है, और जो जिसने गुलाम बना के रखा हुआ है वो कभी नहीं चाहेगा कि आप यहां से आजाद हो जाए। इसलिए हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी संस्था के खिलाफ या आपस में होने की बजाय इस तथ्य को समझते हुए कि हमारा असली दुश्मन कौन है, उस ताकत के खिलाफ हमको लड़ना है। जय हिंद। साथियों, मैं सबसे पहले तो रफीक जी और तरुण जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि 9 अगस्त का दिन जो इतिहास में किसी भी तरह से 15 अगस्त और 26 जनवरी से कम महत्वपूर्ण नहीं है, उस दिन को हम अपनी याद को साझा कर रहे हैं। 9 अगस्त का दिन कई मायनों में मैं समझता हूं कि 15 अगस्त से भी कुछ कदम आगे ही महत्वपूर्ण रहा है। 9 अगस्त का दिन देश की जनता की आजादी का, निर्भयता का, उसके संकल्प का दिन है। 15 अगस्त केवल आजादी के ट्रांसफर का दिन है। तो यह चंद दिवस है। अब चूंकि मेरे परिचय में जब समाजवादी बात आई तो 1939 से ही जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता बार बार गांधी जी से अनुरोध कर रहे थे कि हमको अब एक खुले तौर पर ओपनली अंग्रेजों से कह देना चाहिए इस देश से जाए। उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जितने भी उस वक्त नेता थे वो सब लगातार इस बात का जोर डालते रहे और आखिरकार जो 7-8-9 अगस्त की जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें इस बात को माना गया। 8 तारीख की रात को ही और 9 तारीख की सुबह तक सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए मूल रूप से और विशेष रूप से उस आंदोलन को समाजवादी नेताओं ने उसको चलाया। 9 अगस्त को अरुणा असफली उस बहादुर महिला ने 9 अगस्त को जाकर के तिरंगा झंडा अगस्त क्रांति मैदान में फहराया। इसलिए मैं पुनः इस बात को कहता हूँ कि 9 अगस्त का दिन देश की जनता का दिन था, 15 अगस्त का दिन सरकारों के बीच का दिन था कि गांव कैसे मजबूत। तो मैं उसमें इस बात को जोड़ना चाहता हूँ कि आज देश को जरूरत किसी स्मार्ट सिटी की नहीं है कि हमारी जो विकास की जो हमारी जो दिशा है वो पश्चिम की दिशा है कि हम लोग चाहे उसे आप कैपिटलिज्म कह लीजिए, ग्लोबलाइजेशन कह लीजिए, नतीजे के तौर पर क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने पूंजीवादी व्यवस्था से तरक्की की है उसकी गहराई में जाकर देखे तो उन्होंने कई कॉलोनियों को, कई देशों को उनका शोषण किया और वहां के लोगों की उस शोषण के कारण उस पूंजीवाद से उन्होंने अपने निर्माण। सम्मानित लोग सबको प्रणाम। आज की बात शुरू करने से पहले एक बात का उल्लेख करूंगा। राकेश जी ने मुझे न्योता दिया आज की मीटिंग का। हमने कहा था फालतू की मीटिंग के लिए मैं नहीं आ पाऊंगा,
तुम यदि नागरिक समाज बनाने के लिए कोई प्रयास करोगे तब तो मैं आऊंगा। जयप्रकाश जी के आंदोलन में शामिल रहा, लेकिन गांधी जी की आत्मकथा के अलावा और कोई किताब मैंने पढ़ी नहीं थी। जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ, वो हर सभा में इस बात का उल्लेख करते थे कि गांधी के जमाने में मैं गांधी के साथ नहीं रहा। इस बात की तकलीफ हमेशा व्यक्त करते थे और इस बात ने मुझे अपील किया कि गांधी को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और तब मेरी रुचि गांधी की तरफ गई। आदरणीय श्याम गंभीर जी भी बैठे हैं, बहुत सारे समाजवादी मित्र भी बैठे। कुछ दिनों पहले मैं लोहिया जी को पढ़ रहा था, लाहौर में कैसे कैसे तकलीफ झेले, जेल में क्या क्या हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि चरखा मेरी समझ में नहीं आता, मुझे फावड़ा और जेल, यही दो ही बात समझ में आती है। विचार लेके चल रहा है, लेकिन पूरे देश में अभी समझ में आती है बात कि गांधी को लेके ही आप इस नकली राष्ट्रवाद से, राष्ट्र है, राष्ट्र के लोग, अब राष्ट्र के लोग आपस में लड़ेंगे। मणिपुर में क्या हो रहा है, सब जगह क्या हो रहा है। तो अगर राष्ट्र के लोग आपस में लड़ पड़े तो राष्ट्र कैसे बनेगा। तो उसके लिए संस्कृति की एक लड़ाई महात्मा गांधी के विचारों के रूप में सामने आती है। तो यहाँ मीटिंग करने का हमारा